गांव की एक महिला अपना घर छोड़कर शहर में चली जाती है मजदूरी करने। उसके घर में कुछ ऐसी मजबूरी थी, विवशता थी, जिसके कारण वो जाती है। शहर में जिस ठेकेदार के नीचे वो काम करती है, उस ठेकेदार की नजर उस महिला पर होती है। सर्दी का मौसम था और उस महिला को रात में रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा था। फिर ठेकेदार उसको अपने साथ अपने किराए के मकान में लेके चला जाता है। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बगैर टाइम लिए मैं सीधे कहानी पर आता हूं। यूपी के बुलंद शहर से कुछ दूरी पर एक गांव था। वहां पर शर्मिला नाम की एक महिला रहती थी। वो जो शर्मिला नाम की महिला थी, एक लड़के के साथ भागकर प्रेम विवाह किया था, जिसके कारण उसके अपने मम्मी पापा से बातें नहीं होती थी। शादी के कुछ दिन बाद ही शर्मिला का जो पति था वो उसके ऊपर दबाव बनाने लगता है कि तुम अपनी मम्मी पापा से बात करो और मैंने तुमसे शादी किया है, इसके बदले में मुझे दहेज दिलवाओ। अब चूंकि ये शर्मिला घर से भाग कर गई थी तो इसको इतनी हिम्मत थी नहीं कि अपनी मम्मी पापा से बात कर सके, और जिसके कारण ये स्थिति वहां तक पहुंच जाती है कि उसका पति शर्मिला को मारना पीटना शुरू करता है और फिर अंतोगत्वा शर्मिला को छोड़ देता है और वो दूसरी शादी कर लेता है। शर्मिला के जो माता पिता थे, भाई वगैरह थे, कोई शर्मिला का साथ नहीं देते। कहते हैं कि जो इसने हमारे परिवार के साथ किया है, हमारे परिवार पर कालिख पूती है, इसी की सजा इसको मिल रही है। अब शर्मिला ऐसी स्थिति में जाती तो जाती कहां। वो अंत में अपने मायके आ जाती है। मायके वाले तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन घर से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी बनाकर दे देते हैं और कहते हैं इसी में रहो। अब शर्मिला गांव में ही मजदूरी किया करती, खेतों में काम करती और वहां से जो पैसे मिलते उससे अपना जीवन यापन करती। शर्मिला की जो जिंदगी थी बहुत ही कष्ट में बीत रही थी। शर्मिला को कोई अपने घर में काम नहीं देता था। सबको लगता था कि ये उल्टा है, अगर ये मेरे घर में आके काम करेगी तो हो सकता है कि मेरे घर के मर्दों को, मेरे घर के औरतों को बिगाड़ दे। और गांव के जितने भी लोग थे तरह तरह का ताना उसके ऊपर दिया करते थे। गांव के बहुत सारे मनचले थे, गांव के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका गंदी दृष्टि शर्मिला पर थी। शर्मिला इस बात को भांपती थी, लेकिन उसको पता था कि मैं कहूंगी तो किससे कहूंगी, मेरी बात को सुनने वाला कौन है। स्थिति ऐसी थी कि अगर शर्मिला की तबीयत खराब हो जाती तो उसके पास पैसे नहीं होते और वैसे भी उसे ज्यादा काम नहीं दिया जाता। गांव में जब कोई और मजदूर नहीं मिलता तभी लोग शर्मिला को काम देते। शर्मिला के सामने ये बहुत बड़ी परेशानी थी। इसी बीच में उसे पता चलता है कि शहर में महिलाएं भी काम करती हैं और वहां पर महिलाओं को भी ठीक ठाक पैसा दिया जाता है और उसे हर रोज काम मिल जाता है। ये विचार करके ये पता करती है और बुलंद शहर से निकल जाती है नोएडा के लिए। नोएडा में जाती है जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, एक बिल्डिंग बन रहा था। वहां जाकर मजदूरों से कहती है कि भाई साहब मुझे कुछ काम दिलवाइए। मजदूर कहते हैं कि देखो हम लोग काम नहीं दिलवा सकते, वहां पर ठेकेदार साहब हैं, उनसे काम मांगो तो हो सकता है कि वो तुमको काम दे दें। शर्मिला ठेकेदार के सामने जाती है और कहती है कि साहब मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, बिस्कुट खा के मैंने काम चलाया है, मैं यहाँ पर काम करना चाहती हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। ये बात जब ठेकेदार सुनता है कि ये महिला 2 दिन से भूखी है तो वो तुरंत अपने पास से एक 100 का नोट निकालकर महिला को देता है और कहता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक होटल है, पहले तुम जाओ और वहाँ से भरपेट खाना खा के आओ और उसके बाद तुम काम करना, मैं तुमको काम दूंगा। और अपने मुनीम से कह देता है कि ये जब महिला आएगी तो इसके हिसाब का कोई काम होगा, दे देना। महिला पैसा लेकर खाने जाती है और जब वो खाती है तो वो दिल से ठेकेदार को बहुत ही धन्यवाद देती है। अच्छा मैं बता दूं, शर्मिला जो थी, शर्मिला की उम्र कोई अधिक नहीं थी। शर्मिला की उम्र 27-28 साल थी। खाना खा लेने के बाद शर्मिला फिर से आती है और उसे एक काम दे दिया जाता है, वो काम करती है। जब शाम होता है सारे मजदूर काम खत्म करते हैं, शर्मिला भी काम खत्म करती है। सारे मजदूरों को पैसा दिया जाता है, शर्मिला को भी पैसा दिया जाता है। सारे मजदूर अपने अपने जगह पर चले जाते हैं जहां पर उनको रात में ठहरना था, लेकिन शर्मिला के पास तो कोई जगह ही नहीं था, क्योंकि आज वो नोएडा उसके लिए प्रथम दिन था। तो जाए कहाँ, और वो इस परेशानी में, उफा वो ओफ में वहीं पर बैठी रहे।
उसे पता ही नहीं था। उसको तो ये लगता था कि शायद मुझे यहाँ पर रुकने का कोई जगह मिलता होगा। उसे तो ऐसा लगता था कि जो भी मजदूर होंगे उनको रुकने का कोई जगह मिलता होगा, और वो इसी इंतजार में भी थी कि शायद मुझे कोई जगह दे दे। तो जिस साइट पे काम हो रहा था उसी साइट पे शर्मिला अकेली बैठी रही। अच्छा, उसका जो ठेकेदार था उसका प्रत्येक दिन का रूटीन था कि काम खत्म होने के बाद वो जाता था चेक करने के लिए कि कहाँ पे क्या काम हुआ, कैसे हुआ, कोई गलती तो नहीं हुई। और आज भी वो गया जब काम पर चेक करने, तो शर्मिला को देखा। शर्मिला थोड़ी सी डरी सहमी, थोड़ी सी सर्दी के कारण कांप रही थी। तो वो शर्मिला से पूछता है कि क्यों तुम अब तक नहीं गए? तो शर्मिला कहती है कि मैं कहाँ जाऊं साहब, मेरा यहाँ पर आज प्रथम दिन है, मैं किसी को न जानती हूँ न पहचानती हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। अब उसकी बात सुनकर ठेकेदार सोच में पड़ गया। अब सोचा कि इसको कहाँ भेजा जाए। पहले तो उसके माइंड में आया कि मैं इसे किसी मजदूर के पास भेज देता हूँ, लेकिन फिर वो सोचने लगा कि ये बहुत ही रिस्की काम है। अगर मान लिया जाए किसी मजदूर ने इसके साथ कुछ गलत कर दिया तो बेमतलब का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। इस समस्या को देखते हुए फिर वो शर्मिला से कहता है कि देखो, मैं किराए के मकान में रहता हूँ और मैं यहाँ पर अकेले रहता हूँ। मेरे फ्लैट में कोई नहीं रहता, 2 कमरा है, एक में मैं रहता हूँ, एक खाली रहता है। तुम अगर रुकना चाहो तो चलो मेरे साथ रुक सकती हो, लेकिन तुम कल रुकने का कोई और इंतजाम कर लेना, या फिर मैं ही तुम्हारे अलग रुकने का इंतजाम कर दूंगा। शर्मिला चूंकि उस ठेकेदार को दिन में ही उसका बर्ताव देख चुकी थी कि वो बहुत ही दयालु किस्म का है, और जिसके कारण शर्मिला को उस ठेकेदार पर थोड़ा थोड़ा भरोसा भी था, और वो उसके साथ चली जाती है। ठेकेदार शर्मिला को लेकर अपने मकान पे जाता है। उसका जो कमरा था, एक अलग कमरा उसको दिखाता है, कहता है इस कमरे में तुम रुक जाना, कंबल देता है, हीटर चालू कर देता है, खाना बनाता है, खुद भी खाता है, शर्मिला को भी खिलाता है। ठेकेदार को रात में एक पार्टी अटेंड करने जानी थी। शर्मिला से वो कह के जाता है कि देखो, मैं जा रहा हूँ एक पार्टी में, मैं सारे कमरों में ताला लगा देता हूँ, एक कमरा सिर्फ तुम्हारा खुला हुआ रहेगा। तुम अगर बाथरूम जाना चाहो तो उधर बाथरूम है, तुम अगर फ्रेश होना चाहो, वॉशरूम जाना चाहो तो इधर वॉशरूम है, लेकिन बाकी का जो कमरा है उसके तरफ तुम मत जाना, तुम्हें नींद आए तो सो जाना। और कहकर ठेकेदार चला जाता। ठेकेदार पार्टी में जाता है। वैसे वो रेगुलर शराबी था, पिया करता था। चूंकि आज पार्टी थी तो अधिक शराब पी लिया। लड़खड़ाते हुए जब वो घर आता है तब तक शर्मिला सो चुकी थी। हीटर चालू था जिसके कारण शर्मिला को कंबल की जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन जब वो शर्मिला को देखा तो उसका होश उड़ गया, क्योंकि जिस समय वो गया था उस समय शर्मिला धूल से पूरी गंदी हो चुकी थी, लेकिन अभी वो जिस शर्मिला को देख रहा था वो नहा धोकर सोई हुई थी और एक परी की तरह चमक रही थी। ये लग ही नहीं रहा था कि ये वही शर्मिला है, ये वही मजदूर है। शर्मिला का कपड़ा अस्त व्यस्त था, जिसके कारण वो दृश्य और भी ज्यादा आकर्षक और भी ज्यादा कामुक हो गया था। ये देखने के बाद ठेकेदार का जो मन था थोड़ा सा अजीब सा होने लगा। वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन उसके मन में वासना जगने लगी। वो अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वो शर्मिला के पास जाकर बैठ गया। शर्मिला भले ही नींद में थी, लेकिन उसको आभास हो गया था कि मेरे पास आकर कोई बैठा है, और वो एकदम से चौंक कर बैठ गई। जो ही वो चौंक कर बैठी, इधर जो ठेकेदार था ये तो नशे में था और उसके अंदर वासना का भूत सवार हो गया था। शर्मिला के साथ वो जबरदस्ती करने लगा। शर्मिला ने विरोध किया, शर्मिला ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। और उसके बाद ठेकेदार ने उसके साथ वो सब किया जो सिर्फ एक पति ही कर सकता है। ये सब शर्मिला को बहुत बुरा लगा। वो सोचती थी कि मैं ठेकेदार को कितना अच्छा आदमी समझती थी, लेकिन ये भी औरों की तरह ही बुरा निकला। वो सब होने के बाद तो ठेकेदार सो गया, लेकिन शर्मिला पूरी रात जगी रही, रोती रही, सिसकती रही। जब सुबह में ठेकेदार की नींद खुली तो उसको आभास हुआ कि कल रात उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो शर्मिला के पास जाता है और कहता है कि कल रात के लिए मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसा करना तुम्हारे साथ नहीं चाहता था, लेकिन मैं नशे में था, शायद इसीलिए मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया और मेरे से ये सब हो गया। शर्मिला कहती है कि नहीं साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये मेरे नसीब का दोष है। शर्मिला अपनी पूरी हिस्ट्री बताती है कि उसके साथ कैसा कैसा हुआ था, और ये बताती है कि ये सब मेरे नसीब का दोष है, और कल रात जो आपने मेरे साथ किया वो भी आपने नहीं किया, वो मेरे नसीब का दोष है।
ये बात सुनकर ये जो ठेकेदार होता है ग्लानि से भर जाता है। ठेकेदार कहता है कि तुम ऐसा मत बोलो, मुझसे गलती हो गई, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे माफ कर दो। तो शर्मिला कहती है कि किस बात की माफी साहब, आपने मेरे साथ कुछ गलत थोड़े न किया है। कल मैं भूखी थी, भूख के मारे तड़प रही थी, आपने पैसे दिए, मेरी भूख मिटाई। मेरे पास रहने के लिए रात में जगह नहीं था, आपने रहने के लिए जगह दिया। आपने जो मेरे ऊपर एहसान किया था वो एहसान आपने चुका लिया, तो इसमें माफी की कौन सी बात है। अच्छा किया जो आपने मेरे ऊपर कोई एहसान का कर्जा रहने नहीं दिया। ये बात सुनकर ठेकेदार के अंदर एक पीड़ा सी जगती है। ठेकेदार कहता है कि मैंने जो भी कुछ किया था कल वो इंसानियत के नाते किया था, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई गंदे विचार नहीं थे, लेकिन पता नहीं उस नशे में ऐसा क्या हो गया। तुम इसके बदले जितना मुझसे पैसा लेना चाहो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दो। तो शर्मिला कहती है कि साहब आप डरो मत, मैं आपकी शिकायत कहीं नहीं करने जाऊंगी, मैं तो आपको उल्टा धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे मेरी पेट की भूख शांत की। मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे एक रात यहाँ ठहरने दिया, और मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने इसका कर्जा भी मेरे ऊपर रहने नहीं दिया। वो कर्जा आपने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके चुका लिया, आपने मेरा आत्मसम्मान छीन लिया। धन्यवाद मैं इस बात का दूंगी। वैसे भी एक गरीब लाचार महिला का आत्मसम्मान होता ही क्या है, उनका इज्जत होता ही क्या है। शर्मिला जब ये बात कह रही थी तो उसके आवाज में एक अलग सी कसक थी, अलग सा दर्द था। फिर शर्मिला कहती है कि जिसका पति छोड़ चुका हो, जो महिला अबला हो, अकेली हो, उसके साथ कोई भी ऐसा ही करेगा। जिसको भी ऐसा मौका मिलेगा वो अपने हाथों से मौके को जाने नहीं देगा। आपने भी वही किया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी आपने कोई जुल्म नहीं किया। ठेकेदार जो था शर्मिला की बातों को सुनकर शर्म से पानी पानी हो गया था। ठेकेदार तो यह जानता था कि ये जो कुछ भी हुआ है शराब के कारण हुआ है, लेकिन वो ये भी जानता था कि शराब के कारण उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो शर्मिला को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शर्मिला मानने वाली नहीं थी। लेकिन उसके बाद शर्मिला और उस ठेकेदार के बीच में जो वार्तालाप हुई वो कमाल की वार्तालाप थी, और वो आपको सुननी चाहिए। ठेकेदार कहता है कि तुम मुझे गलत आदमी समझती हो, तुम समझ सकती हो, लेकिन सच है कि मैं गलत आदमी नहीं हूं। मैं नशे में इतना पागल हो गया था कि अपने आप को रोक नहीं सका। तब शर्मिला कहती है कि आप नशे में पागल नहीं हुए थे, बल्कि वासना में पागल हुए थे। तब वो ठेकेदार कहता है कि दुनिया में सबसे प्रबल चीज है वासना, और वासना पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। मैंने शराब पी ली, मेरी सावधानी खत्म हो गई और मेरा वासना पर से नियंत्रण खत्म हो गया, और उसी का परिणाम हुआ कि मेरे से ये एक अनाचार हो गया। शर्मिला वो वहां से जाने के लिए खड़ी हो गई। ठेकेदार उसको पकड़ने लगा, बोला कि मत जाओ, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। या तो तुम मेरी गलती को माफ कर दो, या फिर मेरी गलती की मुझे कोई सजा दे जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। तो वो शर्मिला एक गहरी बात कहती है ठेकेदार से, आप लोग बड़े आदमी हैं, मैं आपको क्या सजा दे सकती हूँ, लेकिन अगर आपको एहसास है कि आपने मेरे साथ गलती की है तो जाते जाते मैं आपको एक बात कह के जाती हूँ। जब कोई किसी औरत के मन को जीत लेता है, जब कोई किसी औरत के आत्मा को जीत लेता है, तो वो औरत उसके ऊपर अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है। तो ये शरीर बहुत छोटी चीज है, लेकिन जब कोई किसी औरत के मन को स्पर्श किए बगैर उसके तन को स्पर्श करने की कोशिश करता है, तो वो अंदर से सिहर जाती है, अपने आप में कुंठित हो जाती है, और कभी कभी वही महिला, वही लड़की सिंहनी बनकर प्रतिकार भी करती है, और जिसका बहुत बुरा परिणाम होता है। अगर आपको किसी का तन चाहिए, किसी का शरीर चाहिए, तो पहले उसके मन को जीतो, पहले उसके आत्मा को जीतो। और यह कहते हुए शर्मिला वहां से चल देती है। शर्मिला की ये बातें सुनकर ठेकेदार अंदर तक हिल जाता है। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि एक मजदूरी करने वाली महिला उसको इतनी गहरी बात कह के चली जाएगी। वो कुछ देर तक तो एकदम अचंभा में पड़ा रहता है। वो उस महिला की हर एक बात को सोचने की कोशिश कर रहा था कि इस महिला ने एक एक शब्द कितने सच बात बताई। जब मैंने कल इसको खाना खाने के लिए पैसे दिए तो मेरे अंदर कितना सुकून था, लेकिन जब मैंने इसके साथ ये अत्याचार किए तो अब मैं कितना गलानी से भरा हुआ हूँ। उसके बाद वो ठेकेदार शर्मिला का पीछा करता है। शर्मिला उससे पूछती है कि अब क्या करना चाहते हैं आप। तो ठेकेदार कहता है
कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर शर्मिला कहती है कि एकदम से ऐसा कैसे सोच लिया आपने? ठेकेदार कहता है ऐसे ही। महिला कहती है कि आपको पता है कि मैं शादीशुदा हूँ। ठेकेदार कहता है कि हाँ, तुम्हारे पति ने भी तो दूसरी शादी कर ली है। फिर शर्मिला कहती है कि आप मुझसे शादी इसलिए करना चाहते हो कि आप मेरे साथ रात बिताना चाहते हो। अगर आप मेरे साथ रात बिताना चाहते हो, आपको ये शरीर चाहिए, तो मैं 2 दिन और आपके साथ रुक सकती हूँ। इसमें शादी करने वाली कौन सी बात है? क्यों आप इस झंझट में पड़ोगे? तो ठेकेदार कहता है कि मैं तेरे मन को छूना चाहता हूँ, मैं तेरे मन को प्रेम की डोर में बांधना चाहता हूँ। फिर शर्मिला कहती है आपको पता है कि अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो ये समाज आपको क्या कहेगा, ये समाज मुझे क्या कहेगा? ठेकेदार उससे कहता है कि समाज का क्या है, आप कुछ भी करोगे तो समाज उसमें बोलेगा। अच्छा करोगे तो आधे आदमी आपके पक्ष में आएंगे, आधे विपक्ष में। बुरा करोगे तो भी आधे पक्ष में आएंगे, आधे विपक्ष में। सोचना हमें है कि हम अच्छा करें या बुरा करें। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें डर इस बात से है कि समाज क्या कहेगा, तो कुछ भी करो, समाज मुंह बंद नहीं करेगा। तुम भागकर भी शादी की होगी, समाज तब भी कुछ बोल रहा था। जब तुम्हारे पति ने तेरा साथ छोड़ दिया, समाज तब भी कुछ बोल रहा था। जब तुम अकेले रहने लगी, समाज तब भी कुछ बोलता रहा होगा। आज तुम वहां छोड़कर यहाँ आ गई हो, आज भी समाज कुछ बोलता होगा। समाज हमेशा कुछ बोलेगा। शर्मिला को तो ये अंदाजा ही नहीं था कि ये आदमी इतना उदारवादी होगा। उसे तो लगता था कि इस दुनिया का दरवाजा उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया है। लेकिन आज ठेकेदार की बातों को सुनकर उसको उम्मीद जग गई थी। उसके बाद ठेकेदार और उस महिला में कई सारी बातें होती हैं और उसके बाद वहाँ से शुरू होती है इन दोनों के बीच में एक प्रेम कहानी, जो कुछ समय बाद जाकर शादी के बंधन तक पहुँचती है और दोनों शादी कर लेते हैं और आज सुखी सुखी अपना जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।